स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग जो हिंदी व्याकरण का पाठ चल रहा था उसमें हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार, उसमें स्वर और व्यंजन, स्वर का जो पार्ट बचा हुआ था इसके अलावा व्यंजन का। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को आज देखना है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा, स्वर तंत्रीय वर्ण और काकल्य वर्ण, इन सभी को हम लोग अच्छे से आज समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जो है वो अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, दबा लें, ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण जो भी कंटेंट होता है वो अपलोड होता है और बहुत सारी जानकारियां, नोटिफिकेशन जो है मैं इसमें डालते रहता हूं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोगों का जो है 2 बुक्स लॉन्च होगा। एक छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स का अगस्त माह का जो है वो मैगज़ीन भी आ गया है, तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इससे संबंधित सारी जानकारियां दी गई हैं। और दूसरी, अगर आपको ये मैगज़ीन चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक और बुक है जो पर्यावरण की बुक है, फॉरेस्ट्री की, वो भी अवेलेबल है। तो ये आप इसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, लेकिन आप टेलीग्राम लिंक में इससे संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको, आज का जो ये पाठ है वो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले भाग में हम लोगों ने वर्ण के जो 2 प्रकार हैं वो पढ़ लिए थे। पहला था उत्पत्ति के आधार पर स्वर और दूसरा है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा स्टार्ट करेंगे, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर। तो ये जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा मतलब जीभ, जीभ के जो स्थान है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कौन से पोजीशन में होती है, उसके आधार पर जो है वो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आप ये 3 प्रकार की होती है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। ठीक, अग्र मतलब आगे, सीधा सीधा, मध्य मतलब बीच में और पश्च मतलब पीछे। ठीक, तो ये सीधा सीधा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीनों की परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। जब किसी वर्ण का उच्चारण, किसी स्वर का जो उच्चारण करते समय जीभ जो है आगे हो, आगे वाली भाग जो है क्रियाशील रहे तो वो अग्र स्वर होगा, बीच में रहे तो वो मध्य स्वर होगा, और पीछे वाला, जीभ का पीछे वाला भाग अगर क्रियाशील हो तो वह पश्च स्वर होगा। ठीक है, एक एक करके मैं देखता हूँ इसमें कौन कौन से जो स्वर आते हैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग अग्र स्वर। तो अभी मैं बताया, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग से हो, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, अगले भाग से हो मतलब जीभ क्रियाशील होती है। ठीक है, आगे वाली भाग जो है वो क्रियाशील होगी, जीभ का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, ये 4 जो है वो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप उच्चारण करके देख सकते हो, इसमें फ्रंट वाला जो जीभ का हिस्सा है वो ज़्यादा क्रियाशील रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे, आगे वाला भाग, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला हिस्सा क्रियाशील हो वो क्या कहलाएगा? अग्रस्वर कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में अग्र मध्य अभी बता चुका हूँ। मध्य स्वर मतलब जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग के प्रयत्न से हो तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, तो मध्य भाग के प्रयत्न से मतलब जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो इसके अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, इसकी संख्या सिर्फ 1 है। अ का उच्चारण करते समय ही जीभ का जो मध्य वाला हिस्सा है वो क्रियाशील रहता है और बाकी जो है
ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मध्य स्वर का उदाहरण एक ही है। ठीक, तो हम लोगों ने जिह्वा के स्थान के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं। पहला हो गया अग्रस्वर। अग्रस्वर में हम लोगों ने देखा 4 हैं, कौन कौन से? ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, तो 4 ये हो गए, और मध्य स्वर में एक ये हो गया, 5 स्वर हो गया। तो 5 स्वर के बाद कितने स्वर बच गए? 6 स्वर और बचे हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं पश्च स्वर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पश्च स्वर। तो अभी मैंने बताया पश्च का मतलब होता है क्या? पीछे। तो जिन स्वरों का उच्चारण मुंह के पिछले भाग से हो उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसके स्पष्ट रूप से और कहा जा सकता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त जीभ का जो है वो पिछला वाला हिस्सा क्रियाशील हो उसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी संख्या है कितनी? 5 है। कौन कौन सा? आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो ये 5 जो है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा एक स्वर जो हमारा बच जाता है ऋषि का री, तो इसको जो है इसमें जिह्वा स्थान के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसको नहीं लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, एक और स्वर आता है, ये बड़े आ के ऊपर जो चंद्र लगा होता है परंतु इसमें बिंदी नहीं होती। ये जो स्वर है ये विदेशी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए इसे आगत स्वर कहा जाता है। बाहर से आया है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है, और ये भी जो है वो पश्च स्वर का उदाहरण है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर आपसे पूछे कि पश्च स्वरों की संख्या कितनी है तो वो कितनी आएगी? 5 ही आएगी, और यही 5 आपको बताना है। ठीक है, अगर ये स्पेशली ये स्वर दे के, अगर आपको ये स्वर दे के पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत आती है, तब ये आएगा पश्च स्वर का उदाहरण में। ठीक, अन्यथा पश्च स्वर हमेशा 5 ही होंगे, और ये जो है ये 5 इसके पश्च स्वर हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं होंठ के आकार के आधार पर स्वर। तो यहाँ पर शब्द से आपको स्पष्ट होगा होंठ के आकार। तो होंठ को आप कितने आकार से बना सकते हो? उससे या तो वृत्ताकार होगा या तो अवृत्ताकार। वृत्ताकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले आता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा आता है अवृत्ताकार स्वर। ठीक, तो वृत्ताकार स्वर क्या होगा? किसी स्वर का जब उच्चारण करते वक्त होंठ की आकृति गोल हो जाए, वृत्त के समान हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्ताकार स्वर कहलाएगा। ठीक, आइए इसका परिभाषा आप लोग देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते वक्त होंठ का आकार वृत्ताकार हो जाए वे स्वर वृत्ताकार स्वर या वृत्ताकार वर्ण कहलाते हैं। मैं अभी बताया जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त होंठ की आकृति क्या हो जाए? गोल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? वृत्ताकार वर्ण या वृत्ताकार स्वर कहलाएगा। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक, तो ये 4 जो हैं किस में आएंगे? ये आएंगे किस में? वृत्ताकार। आप उच्चारण करके देख सकते हो होंठ की आकृति इसमें गोल होती है, उ, ओ और औ। ठीक, तो ये 4 आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से? उ, ओ और औ। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अवृत्ताकार स्वर। तो इसके बाद जो बचे हुए जितने भी स्वर हैं वो किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर में आ जाएंगे। 7, 4 वो हैं और 7 ये, तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। इसकी परिभाषा अगर देखें तो जिन वर्णों या स्वरों का उच्चारण करते वक्त होंठ का आकार वृत्ताकार ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवृत्ताकार स्वर या वर्ण कहेंगे। इसके अंतर्गत 7 आ जाएगा। जो बचा हुआ है आ, ई, ए और री, तो आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हो। इसके उच्चारण में जो है मुंह की आकृति, होंठ की आकृति जो है वो गोल नहीं होती है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया स्वरों का जो है वर्गीकरण। 4 आधार पर हम लोगों ने देखा है। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स
बना लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी सेंड कर दें, ताकि वो भी इस फ्री जो कोचिंग चल रही है CGPSC और CG व्यापम की जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनका ये लाभ ले सकें, ठीक है। तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे व्यंजन। स्वर जो वाला पार्ट था वो हो गया हमारा समाप्त। अब आ जाएगा क्या, व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन क्या होता है, हम लोगों ने स्वर देखा। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, या जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, तो उसको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। लेकिन उसी से जस्ट उल्टा व्यंजन है। व्यंजन की परिभाषा देखें तो व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय हम लोगों को दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। उसका जो उच्चारण है स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, तो वही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तो वे क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। जैसे जैसे हम लोगों ने लिखा का, ठीक, तो आधा का ये है व्यंजन। इसका उच्चारण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब भी बोलेंगे हम लोग का बोलेंगे, मतलब का के साथ व्यंजन लगा ही होगा, स्वर लगा ही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोले माँ, माँ, तो माँ के साथ जो है आ लगा ही होगा, हलंत। हम लोग आधा माँ नहीं बोल सकते, ध्यान में रखिएगा। तो इसे क्या कहेंगे, हम लोग व्यंजन कहेंगे। स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, ध्यान में रखिएगा। तो व्यंजन 33 होते हैं, ठीक। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो मूल वर्ण कितने हो जाएंगे, 44। मैं आगे आपको इसको स्पष्ट करूंगा और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे आपको इसको डील करना है। यहाँ पर याद रखिए व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 33 होगी, और स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो मूल वर्ण जो कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, देख लिए, अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक। तो अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से व्यंजनों को कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो स्पर्श व्यंजन देखें तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन, स्पर्श मतलब आप लोग को पता ही है, छूना या टच करना, ठीक है। छूना, टच करना, ये क्या है, स्पर्श करना, ठीक। तो याद रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य स्पर्श करे, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब हमारा जो जिह्वा है, जीभ है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें, किसी व्यंजन का उच्चारण करें, तो जीभ मुख के किसी न किसी भाग, तालु से, मूर्धा से, किसी न किसी भाग से अगर स्पर्श करता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक। याद रखिए, जीभ का कोई भाग किसी न किसी मुख के भाग से स्पर्श करेगा, तो उस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। इसे ये वर्गों में बटा होता है, अभी मैं बताऊंगा, का वर्ग, च वर्ग। तो वर्गों में बटे होने के कारण इसे वर्गी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 25, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे और कौन कौन से। तो ये हैं सारे स्पर्श व्यंजन, मैं बताया अभी, इसके वर्ग में बटे हुए हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये देखें, क वर्ग में आएगा का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। का, खा, गा, घा, अंगा, इसको याद रखिएगा। क वर्ग में ये पहला रो, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा।
तो इसको पंक्ति में भी याद रखना है, आगे आपको संधि के में समय ये बहुत काम आएगा, ठीक है। और आगे भी आपको उदाहरण समझने में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसका उच्चारण करते वक्त जीभ जो है वो कंठ, गले वाले भाग, बीच वाले भाग में जो है स्पर्श करता है। आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं, क ख ग घ। तो जीभ जो है कंठ वाले भाग में उच्चारण कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। वैसे ही च वाला वर्ग देखें तो च, छ, ज, झ और य, इसका उच्चारण करते वक्त जीभ जो है तालु को आप लोग उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज, झ, तालु से टच हो रहा है, तो ये भी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। वैसे ही ट, ठ, ड, ढ, ण, इसमें जीभ जो है वो मूर्धा वाले भाग को ऊपर टच कर रहा है, तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और वैसे ही त वर्ग त, थ, द, ध, न, इसमें जो जीभ दांत को दांत से टच करके वर्णों का उच्चारण हो रहा है। वैसे ही प, फ, ब, भ, म, यहाँ होंठ, दोनों होंठ से जो है वो टच करके हो रहा है, तो ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यही इसकी संख्या जो कितनी है वो 25 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भी ये बहुत सारे कैटेगरी में बटा हुआ है दोस्तों, जैसे ये जो है वो क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है। और ये च, छ, ज, झ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। तो इसको मैं आगे जो है आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और देखते रहिए वीडियो को पूरा लगातार, तो आपको ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये एक अनुस्वार से संबंधित, बिंदु से संबंधित तथ्य है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग अभी देखें अंगा, तो यहाँ पर जो है वो बिंदु लगा है, अगर ये बिंदु नहीं लगा होता तो ये क्या हो जाता, ड हो जाता, ठीक है। वैसे ही दो और क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक। उन व्यंजन को क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। दो व्यंजन होते हैं, जैसे ये एक ड़ होता है और ये एक ढ होता है, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके इधर बिंदी लग गई है नीचे, इसलिए। और यहाँ पर बिंदी लग जाए तो ये हो जाएगा अंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है उसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 4 बिंदुएं होती हैं, कोई भी ये सीरो रेखा है, ठीक है। और ये जो इसके सीरो रेखा के ऊपर जो है वो बिंदु, एक बिंदु बनी हुई आपको दिख रही होगी, ये क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। तो अनुस्वार के संबंध में मैंने बता दिया है कि अनुस्वार का प्रयोग स्वरों के साथ ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। अनुस्वार का प्रयोग स्वरों के साथ ही होता है और स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुस्वार का प्रयोग स्वरों के साथ होता है जिसकी संख्या कितनी है, 11, ठीक। और अक्षर के इस तरफ, जैसे मैंने बताया अभी अंगा में लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा उदाहरण, इसमें लगा हुआ है, तो ये पंचमा अक्षर कहलाता है और इसका प्रयोग केवल एक ही व्यंजन के साथ होता है, अंगा, ठीक है। क वर्ग का 5वां जो वर्ण है उसके साथ इसका प्रयोग होता है, किसका, क वर्ग के 5वें वर्ण के साथ, इसको क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर, ठीक। इसके बाद देखें नीचे जो लगता है, यही मैं बता रहा था अभी, अड़ा और ढा के संबंध में, ये जो लगता है उसको क्या कहा जाता है, ताड़न जात चिन्ह कहा जाता है या उच्छिप्त चिन्ह इसको कहा जाता है, ठीक। ताड़न जात चिन्ह या उच्छिप्त चिन्ह, तो इसी से जो जिन वर्णों का जो निर्माण हुआ है उच्छिप्त चिन्ह से या ताड़न जात चिन्ह से, इन्हें ही कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। इसका प्रयोग केवल 2 व्यंजनों के साथ होता है, ठीक। तो ये कौन कौन से हैं, ड और ढ, ठीक है, ड और ढ, केवल 2 व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है और इन व्यंजनों का क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस साइड में जो लगता है, तो आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, जो पहले लगता है किसी भी वर्ण के उसको क्या कहते हैं, नुक्ता, नुक्ता कहा जाता है। ये अरबी फारसी भाषा में इसका उपयोग ज़्यादा होता है और ये केवल
5 वर्णों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, का, खा, गा, जा और फ। इसको नुक्ता लगने के बाद इसको खा, खा, गा, जा, फ ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, मैं चारों चीज़ें आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब लोग देखेंगे। अब इसको मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ऊपर जो है वो क्या कहलाएगी, अनुस्वार, साइड में जो है वो पंचमाक्षर, और ये नीचे जो लगती है वो ताड़नजात चिन्ह या उच्छिप्त चिन्ह, इसका उपयोग 2 के साथ, पंचमाक्षर का 1 के साथ और अनुस्वार का 11 स्वरों के साथ, और ये नुक्ता जो अरबी फारसी शब्द से भाषा से आया है उसका जो है वो 5 वर्णों के साथ प्रयोग होता है, क, ख, ग, ज और फ के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको ऐसा जानकारी नहीं मिलेगा बुक्स में, तो आप लोग इसको चाहो तो नोट करके रख सकते हो, ठीक। इसके बाद देखेंगे व्यंजनों में दूसरा जो व्यंजन है वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर से ही सीधा बाहर निकल जाए बिना किसी अवरोध के, उसको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, या, र, ल और व, ठीक। ये 4 जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें भी जो या और व है, या और व को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हर चीज़ को मैं लिख नहीं पाया हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्या कहा जाता है, इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। किसको, य और ल, व को। क्यों, क्योंकि य और व का उच्चारण जो है जैसे स्वर का उच्चारण करते समय बिना किसी अवरोध के हो जाता है, वैसे ही य और व का भी उच्चारण जो है बिना किसी रोक टोक के हो जाता है। हवा सीधे अंदर से बाहर निकल जाती है, स्वरों के समान इसका उच्चारण होता है, इसलिए अर्ध स्वर इसको कहा जाता है, य और व को, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो र है उसको क्या कहते हैं, जब भी हम लोग र का उच्चारण करते हैं आपको देखना जीभ में कंपन होती है, र कर र, जीभ में कंपन के साथ हवा बाहर आती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, या लुंठित वर्ण। क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आपको जानकारी मिलती जाएगी। र को क्या कहा जाता है, प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण, और या और व को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ठीक। ऊष्म क्या होता है, ऊष्मा, ठीक। तो जिन वर्णों का उच्चारण में ज़्यादा से ज़्यादा हवा मुख से बाहर निकले और ऊष्मा उत्पन्न हो। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगी, आप लोग को मैं और स्पष्ट समझा देता हूँ, परिभाषा तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग तक तो ज़रूर पहुंच जाती है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। क्या नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, और हवा का जो है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा मुख से बाहर निकलता है, तो जो जानते ही हैं घर्षण उत्पन्न होता है दोनों के बीच, और जैसे ही घर्षण होगा तो वहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग तक जरूर पहुंच जाती है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करती है। हवा के घर्षण के साथ जो है वो ध्वनि निकलती है, और जब घर्षण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उन्हीं व्यंजनों को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा से ज़्यादा हवा मुख से बाहर निकले तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा, श, श,
स और ह, ठीक है। तो ये चारों जो हैं वो ऊष्म व्यंजन के उदाहरण, ऊष्म व्यंजन है। ये तालव्य वर्ण है, मूर्धा वर्ण है और ये दंत वर्ण है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ह को क्या कहा जाता है? ह को काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण या स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है। ह का उच्चारण करते समय जो है वो काकल्य मतलब कंठ वाले भाग का प्रयोग होने के कारण इसे काकल्य वर्ण कहते हैं, और इसे जो है वो स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। किसको? ह को। ध्यान में रखिएगा दोनों चीज़ें। तो इसमें आपको पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो आप लोग जो है वो सभी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। ये बुक्स में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का जब किसी स्वर का जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय या व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारा जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग तक तो पहुंचता है, लेकिन हवा उसको टच नहीं करता है, उसको स्पर्श नहीं करता है, और तेज हवा के साथ, ज़्यादा हवा के साथ ध्वनि का उच्चारण करता है, तो वहाँ पर ऊष्म व्यंजन होता है। ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने व्यंजन में जो है वो अध्ययन हेतु जो 3 प्रकार थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और उसके संबंधित जो व्यंजन थे, उन सभी व्यंजनों को हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या देखा है। 25 जो हैं स्पर्शी व्यंजन देखे हैं, ठीक है। 25 कितने हैं? स्पर्शी व्यंजन हैं। 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है, और नेक्स्ट 4 जो है वो ऊष्म व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 33। यही 33 जो है वो मूल व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये 33 मूल व्यंजन है। इसके अलावा और भी हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, और बहुत सारे व्यंजन जो हैं प्रकार, वो उसको मैं अगले जो पार्ट में है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा। और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर कर दें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।